हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार है, उस गुर्जर प्रतिहार का जो शासनकाल या फिर टाइम पीरियड बात करें तो 6वीं से लेकर 12वीं सदी माना जाता है। ठीक है। फिर बात की जाए तो जो गुर्जर शब्द है उसका सर्वप्रथम कहाँ पर उल्लेख मिलता है तो पुलकेशिन सेकंड थे, उनका एक अभिलेख था जिसका नाम था एहोल। एहोल अभिलेख के अंदर से गुर्जर शब्द के बारे में पता चलता है सर्वप्रथम। ठीक है। इसके अंदर से बात करें तो इसमें बताया गया है कि इसका जो मुख्य केंद्र है या फिर मारवाड़ है उसका प्रमुख केंद्र माना जाता था, शक्ति का केंद्र, या फिर कहीं कोई बुक्स में दे रखा है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र भी मान सकते हो। आगे चर्चा करते हैं। मारवाड़ उस समय यह क्षेत्र गुजरातरा कहलाता था। क्या कहलाता था? गुर्जर प्रदेश या फिर गुजरातरा कहलाता था। ठीक है। आगे बात करें तो चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक में कुचेलो बताया है जिसका संबंध किससे है? गुर्जर से बताया गया है गाइस। आगे बात करें तो जो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी हुआ करती थी वो उस राजधानी का नाम था पीलोमोलो। ठीक है। क्या नाम था गाइज? गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी थी वो थी पीलोमोलो। ये भी हिमालय के पास में पड़ता है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन जब पढ़ते हैं तो गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब क्या होता है? प्रतिहार का मतलब बात करें तो इसको द्वारपाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्वारपाल कहा जाता है, या फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत के रक्षक भी इनको कहते हैं गाइज। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार के बारे में और ज़्यादा चर्चा करते हैं तो ये राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। इसके बारे में पता चलता है मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से बताया जाता है कि ये क्या थे? राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं गुर्जर प्रतिहार गाइज। आगे जब चर्चा करते हैं तो मुणोत नैन्सी के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई गई हैं। कितनी शाखाएं बताई गई हैं? 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है मुणोत नैन्सी के द्वारा। प्रमुख शाखाओं के अंदर से बात करें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हैं उनमें मंडोर आ गई, बड़ोच आ गई, उज्जैन आ गई, कन्नौज आ गई और जालोर आ गई। ये 5 शाखाएं सबसे मेन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अंदर से 5 शाखाओं के बारे में अपन पढ़ना है ज़्यादा। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। कौन सी शाखा? मंडोर शाखा है जिसका संबंध है गुर्जर प्रतिहारों में। इसके बारे में बात करें ना गाइज तो 26 शाखाएं थी जो गुर्जर प्रतिहार की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा थी या फिर सबसे प्राचीन मान सकते हो उसका नाम था मंडोर के प्रतिहार। ठीक है गाइज। और बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार है, उस गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक किसको कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार का वंश का या फिर संस्थापक कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार का एक अन्य नाम भी आपको हरिश्चंद्र का एक और अन्य नाम भी आपको देखने को मिल जाता है जिसका नाम था रोहिलादित्य। क्या था गाइज? रोहिलादित्य भी इनका अन्य नाम आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें हरिश्चंद्र या फिर रोहिलादित्य के बारे में तो हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थीं। कौन थी? एक तो ब्राह्मणी थी और एक थी छत्राणी भद्रा। अब जो ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान हुई उनको ब्राह्मण प्रतिहार कहा गया, जबकि क्षत्रिय या फिर छत्राणी भद्रा से जो उत्पन्न जो संतान हुई उनको क्षत्रिय प्रतिहार कहा गया। ठीक है गाइज। अब बात की जाए तो जो छत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान थी जो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए थे उनके 4 पुत्र हुए। छत्राणी भद्रा के 4 पुत्र होते हैं जिसमें से भोगभट, कंदक, रज्जिल और दद, ये 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मंडोर को जीता। इन चारों भाइयों ने मिलकर किस पर आक्रमण किया? मंडोर पर आक्रमण किया और वहाँ पर ये क्या कर देते हैं? इसको जीत लेते हैं और ये सभी मिलकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं यहाँ पर। अब बात की जाए तो मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहारों के अंदर से तो सबसे ज़्यादा प्रतापी जो शासक नाम आता है उसका नाम आता है नागभट्ट प्रथम। ये क्या था? ये रज्जिल का पोता हुआ करता था। जो गुर्जर प्रतिहार या फिर मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों में सबसे ज़्यादा प्रतापी जो शासक था उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। और किसका पोता था? याद रखना, रज्जिल का ये पोता हुआ करता था। इन्होंने क्या किया? राजधानी मेड़ता को बनाई। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दूसरा नाम आता है सिलुक का। सिलुक कौन था? सिलुक के बारे में बात करें तो इस वंशज के 10वें शासक सिलुक ने वल्ल देश में अपनी सीमा को बढ़ाया। ठीक है। जो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार का जो 10वां वंशज या फिर 10वां शासक नाम था वो सिलुक था, याद रखना। आगे बात करें
वलक मंडक का जो शासक था नाम था बाटी देवराज। बाटी देवराज को किसने हराया? सिलुक ने हराया, और सिलुक ने क्या किया? इस राज्य का वो स्वामी बन जाता है। आगे बात करें तो सिलुक की भी दो पत्नियां होती हैं, इसमें से बाटी वंश की पद्मिनी होती है और दूसरी रानी दुर्लभ देवी होती हैं। अब बात करें तो जो बाटी वंश की जो पद्मिनी थी उनको पुत्र हुआ बाउग नामक पुत्र हुआ, और रानी दुर्लभ देवी से पुत्र हुआ, उनका नाम था कुकुक नामक पुत्र हुआ। अब इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बाटी वंश की पद्मिनी से जो उत्पन्न पुत्र हुआ जिसका नाम था बाउक। अब बाउक के बारे में जब चर्चा होती है तो याद रखना बाउक का जो युद्ध है वो किस किस के मध्य बाउक युद्ध करता है, बोकुपा का युद्ध होता है, और इसमें मयूर की हार हो जाती है। किस में हार हो जाती है? और यहाँ पर बाउक क्या हो जाता है? विजय हो जाता है गाइज। और जो बोकुपा का जो युद्ध हुआ उस युद्ध की जानकारी जोधपुर के एक प्रशस्ति है उससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है युद्ध की जानकारी 1837 की जोधपुर प्रशस्ति में मिलती है कि बाउक और मयूर के मध्य ये युद्ध होता है और इसमें मयूर की हार हो जाती है। आगे बात करते हैं ककुक के बारे में। तो ककुक ने क्या किया? ककुक ने 2 शिलालेखों उत्कीर्ण करवाए जो घटियाला अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे जब चर्चा होती है तो ककुक ने घटियाला व मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए। किसने करवाए? ककुक ने 2 जय स्तंभ स्थापित करवाए घटियाला और मंडोर के अंदर से गाइज। आगे जब चर्चा होती है तो इंदिरा शाखा के प्रतिहारों ने चुंडा को 1395 ईस्वी में दहेज में दे दिया गया। ठीक है, इंदिरा शाखा को। और इसी के साथ में क्या हो जाता है? इसके बाद में मंडोर के प्रतिहारों के राजनीतिक विस्तार का जो था वो पतन हो जाता है। यहाँ पर मंडोर के जो प्रतिहार थे उनका जो समापन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जालौर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहारों के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो।